हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडे आईएएस द हिंदू एंड दैनिक भास्कर डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडे आईएएस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। 18 और 19 मार्च चर्चा में रहने वाले जितने भी हिंदुस्तान के जितने भी न्यूज़पेपर हैं उनमें से कट कॉपी करके मैंने इसमें लगाया है और कट कॉपी के माध्यम से देखिएगा कि आज के बारे में। एक तो जैसे नागपुर की हिंसा चल रही है तो देखिएगा कि नागपुर की हिंसा के साथ साथ जैसे रहा कि वर्तमान में देखा जाए जो BNSS की जो धारा है BNSS की धारा नंबर 163 इसको देखिएगा। और दूसरा होता है कि कर्फ्यू में क्या अंतर होता है इसको देखिएगा। कर्फ्यू के साथ ही देखिएगा कि जो नागपुर हिंसा थी और वर्तमान में जैसे रीवा जिला में चलता मऊगंज में, तो रीवा जैसे ज़िला है तो रीवा में जैसे यहाँ रीवा है, रीवा का एक भाग है जैसे यूपी से सटा हुआ, तो यहाँ जैसे दो जातियों के बीच एक ब्राह्मण और दूसरे आदिवासी दोनों के बीच हिंसा हुई। तो वर्तमान में भारत में जितने भी जैसे धार्मिक दंगे होने लगे, सांप्रदायिक दंगे होने लगे, तो इसमें क्या वर्तमान में देखा जाए तो जैसे ग्वालियर के देख लो, इंदौर के आप दो इंदौर की न्यूज़ पर खबर मान लो, चाहे भोपाल की देख लो, चाहे रीवा की देख लो, हर जगह देखा जाए ना तो सब सर्वाधिक जो प्रताड़ना झेलना पड़ता पुलिस प्रशासन को झेलना पड़ता। जैसे ASI की मौत हो गई रीवा में, तो रीवा के बारे में देखिएगा। तो पहला ये है कि नागपुर की जो हिंसा है, तो नागपुर की हिंसा का कारण सिंपल सा इतना है। हालांकि जो वर्तमान में जो एडिटोरियल आते थे, एडिटोरियल में तो ये बताया गया कि मतलब सोची समझी हुई रणनीति है। ये जाहिर सी बात है कि वर्तमान में जैसे जो नागपुर है, तो नागपुर देखा जाए ना तो वर्तमान जैसे नागपुर है तो MP का ही हिस्सा था जो वर्तमान नागपुर है 1956 के पहले। लेकिन क्या है, नागपुर के बारे में यदि देखा जाए तो एक प्रकार से भारत की आज़ादी स्वतंत्रता आंदोलन को चलाने में जैसे देखा जाए तो एक प्रकार का बहुत ही गढ़ के रूप में काम करता था। चाहे भारत छोड़ो आंदोलन में हो, असहयोग आंदोलन में हो, असहयोग आंदोलन की वजह से झंडा सत्याग्रह हो, तो मतलब ये आज़ादी में तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से भारत की सामाजिक समरसता को एक साथ रखता था। लेकिन जैसे जो वर्तमान में छावा मूवी आई, तो छावा मूवी के माध्यम से देखेगी कि उसमें जैसे औरंगजेब है, तो हालांकि इसका मेन कारण यही है कि जो हिंदू परिषद, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जैसे जो सदस्य रहते, तो छत्रपति जो शिवाजी महाराज की प्रतिमा के सामने क्या हुआ, बोले कि जो औरंगजेब की कब्र है उसे हटाने की डिमांड करने लगे। लेकिन ये जाहिर सी बात है कि मतलब एक अच्छे देश यानी कि एक सब समाज या संस्कृति विशेषता होती है, मतलब किसी भी संस्कृति को मिटाया नहीं जा सकता, उसको प्रोटेक्शन करने की ज़रूरत होती है, न कि मिटाने की। और वर्तमान में यह है कि इंडिया के 6 और जो साइट हैं जिनके बारे में कि मतलब वर्तमान में देखा जाए तो साइट 62 या 66 हो चुकी हैं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो पॉसिबिलिटी लिस्ट में शामिल होती हैं। उनमें से जैसे ओरछा महल शामिल हो गया है और कंगेर घाटी छत्तीसगढ़ का, तो कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ जो घटना का कारण है तो सिंपल सा फंदा इतना है कि प्रदर्शनकारी जैसे जब रहते औरंगजेब का पुतला जलाने लगे और पुतले में क्या हुआ, आपत्तिजनक सामग्री का इस्तेमाल किया जाने लगा। और घटना का जैसे वीडियो जो बना करके लोग क्या करने लगे, वायरल करने लगे। और जैसे जब वायरल होने लगे वीडियो, तो पहले यहाँ शामिल हुए, फिर यहाँ से उनको हटाकर पुलिस वाले दूसरी जगह जाके इकट्ठा होने लगे। तो ये वीडियो जैसे जब वायरल होने लगता तो एक प्रकार से देखा जाए तो रूमर्स का काम करते, रूमर्स गुमराह हो जाता। जिस प्रकार से ईंट और पत्थर होते हैं ना, जिनको ईंट और पत्थर से जोड़ करके महल बनाया जाता है, उसी प्रकार से इतिहास भी होता है। लेकिन ये इस प्रकार से सांप्रदायिक दंगे फैलते हैं जैसे कि आग, जंगल की आग नहीं फैल जाती बहुत तेज़ी से, जो पेड़ के नीचे, जैसे यहाँ पेड़ रहेंगे तो पेड़ के नीचे जो है पत्ती रहती है, जैसे गेहूँ वर्तमान में कटेगा तो खेत में जैसे आग इतना तेज़ी से नहीं लपट मारती,
उसी तरह की गुमराह फैला दी जाती है सोसाइटी में, जिसके परिणाम क्या होते कि सामाजिक समरसता का डिक्लाइन होता है। ये तो हमारे एक तो डायरेक्ट इंडियन देखा जाए तो भारत का कानून व्यवस्था के साथ साथ देखा जाए तो IR से जुड़ जाता है, जो इंटरनेशनल रिलेशन में तो है ही है। आंतरिक शांति सुरक्षा से जुड़ जाता है, एकता और अखंडता से जुड़ जाता। यदि सामाजिक समरसता के बारे में देखा जाए तो सामाजिक समरसता, उसको अगले आर्टिकल पर देखेंगे कि सामाजिक समरसता जो होता, ये मोदी जी का पॉडकास्ट है जो अमेरिका के हैं। फिर ये है कि जो राइजिंग अरावली है, तो अरावली के बारे में इतना सा है कि जो अरावली रेंज है, तो जैसे यहाँ से जो है, तो यहाँ से जैसे अरावली है, इस प्रकार से अरावली यहाँ जैसे इस प्रकार से समानांतर देखा जाए तो यहाँ पहुँच जाती है दिल्ली तक। दिल्ली में ही इसकी एक जो देखा जाए तो एक जो इसका भाग है उसको बोला जाता है रॉयल हिल्स में रायल सीमा डायलॉग चलता, शायद वर्तमान में 10th नंबर का दिल्ली में सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। तो 10th नंबर का सेलिब्रेट किया जाता है। तो जो ग्रीन वॉल बनाया जाता था, तो जो यहाँ ग्रीन वॉल थी, तो क्या है, एक प्रकार से देखा जाए तो पर्यावरण प्रोटेक्शन करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। तो जो ग्रीन वॉल यहाँ से बनाई थी, मतलब हरे भरे पेड़ पौधे लगा देते पूरे रोड के किनारे। अब जब रोड के किनारे लगा दिए जाए तो एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ CO2 का ऑब्जर्वर के रूप में का अब देखा जाए तो एक प्रकार से विड्रावल का काम करता ना, ऑब्जर्व का काम करेगी, उसको सोख लेगी CO2 को। और इसको जैसे जब सोख लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक प्रकार से देखा जाए तो वायु की दिल्ली में जैसे है, तो वायु एयर पोल्यूशन है, तो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में हेल्प मिल सकती है। ये है ग्रीन वॉल के सिस्टम। और ऊर्जा दक्षता का भी प्रोडक्शन किया जा सकता। अगला जैसे है कि कैंसर में T सेल जो थेरेपी है एक वरदान के रूप में साबित होगी। तो जो IIT बॉम्बे हैं, ये हमें याद करना, जैसे वर्तमान में चलता ना KBC, जो KBC चलता कौन बनेगा करोड़पति, इनमें भी देखा जाए तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो जब यहाँ पर देखा जाता कि देखिएगा कि जो IIT बॉम्बे और टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च है, वहाँ के डॉक्टर जॉइंट रूप से क्या किए, रिसर्च की। फिर इसके बारे में देखिएगा कि जो वैश्विक रूप से देखा जाए तो मान्यता देने वाला T सेल थेरेपी के रूप में, तो इसके देखा जाए तो 73% मामले में या तो रहा कि क्या मामले में तो घटी, या देखा जाए तो घटने लगी या रुक गए। तो इसीलिए देखा जाता है यदि कैंसर का इलाज कर लिया जाए तो कैंसर में एक प्रकार से देखा जाए तो एक तो जिसको बोला जाता है सर्वाइकल कैंसर, एक तो सर्वाइकल कैंसर हो जाता है। कैंसर में क्या रहता है कि सेल का अनकंट्रोल सेल डिवीजन होने लगता है, इसीलिए इसका कोई इलाज नहीं हो पाता। लेकिन यदि T सेल थेरेपी के माध्यम से यदि इलाज हो सकता तो जाहिर सी बात है, तो ये जो एक तो ये है कि T सेल थेरेपी क्या है, तो आ जाए कि बायोटेक्नोलॉजी में एक पार्ट है। और जो लाइफ साइंस से जो विद्यार्थी जो एस्पिरेंट CSIR का नेट देंगे तो उसमें भी पूछा जा सकता है ये T सेल थेरेपी के बारे में, राइट। तो इसको ज़रूर देखिएगा। और यह है कि अमेरिका को संयुक्त राष्ट्र से निरंतर दूर ले जा रहे हैं ट्रम्प। तो अब यह है कि ये तो वर्तमान में तो डेली छपने वाला एक आर्टिकल है, राइट। अगला है कि उत्सर्जन नियंत्रण में उहापोह के क्षण जो देखे जाते हैं, तो वही है कि मतलब तुरंत के बारे में जो घटनाएं आती वही है। और इसके बाद जो अगला आर्टिकल देखेगा कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान का संकट के बारे में देखिएगा। पाकिस्तान में तो पाकिस्तान तो वर्तमान में क्या है, बिना पेंदी का लोटे वाला इंसान है। तो ये हमारे जो खेल से रिलेटेड है कि ICC जो चैम्पियन ट्रॉफी रही, तो इसका जो होस्ट कंट्री का नाम रहा तो पाकिस्तान, जबकि फाइनल कहाँ हुआ, दुबई में हुआ। और होस्ट कंट्री के बारे में देखें, विजेता टीम इंडिया रही है ना, कितने से जीती, 0-4 विकेट से जीता है। 251 रन इनके थे, 7 विकेट, जबकि इनके 254 रन, 6 विकेट थे। तो 19 फरवरी से 9 मार्च के बीच में होस्ट किया गया और जो होस्ट कंट्री का नाम था मेजबान पाकिस्तान, जबकि फाइनल दुबई में हुआ। टीम के बारे में देखिएगा तो टीम कितनी 8,
जबकि फाइनल कहाँ खेला गया है? संयुक्त अरब अमीरात में खेला गया है। अब हमारे काम का ये है कि पूर्व जैसे जो विजेता के बारे में याद रखिएगा कि जो यहाँ अवार्ड दिए जाते, तो अवार्ड देखिएगा कि प्लेयर ऑफ द मैच किसको दिया गया? रोहित शर्मा को। जबकि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको दिया गया? सचिन रविंद्रन को दिया गया। सर्वाधिक जो कैच लिए तो विराट कोहली लिए। सर्वाधिक जो रन लिए तो जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का जो अवार्ड दिया जाता, तो सर्वाधिक रन लेने वाले ये रहे सचिन रविंद्र। न्यूजीलैंड के सर्वाधिक विकेट जो मैट हेनरी लिए, 10 विकेट लिए। और हाईएस्ट व्यक्तिगत स्कोर के बारे में देखा जाए तो इब्राहिम जादरान के द्वारा लिया गया, राइट। अब ये है कि जो आईसीसी है, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का गठन तो 15 जून 2009 को जैसे हुआ, और इसका मुख्यालय जैसे देखा जाए तो कहाँ? दुबई में है। और ये क्या है? इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं, तो हमारे काम का ये कि अध्यक्ष हैं जय शाह पता है कौन? अमित शाह के बेटे हैं जय शाह, राइट। तो इसको याद हमारे काम का है कि पुलिस विभाग के होली मिलन समारोह में जो हमारे मध्य प्रदेश की सीमा रहे, तो सीएम साहब क्या बोले इसमें पता है? कि प्रदेश में तो 8,500 पुलिस कर्मियों की भर्ती जल्द होगी, और जितने भी इंडिया एमपी में देखा जाए तो जैसे 10 डिवीज़न है, 10 डिवीज़न में जू और वन्य प्राणी रेस्क्यू सेंटर खोले जाएंगे। जैसे जू और वन्य प्राणी के जो रेस्क्यू सेंटर जैसे जब खोले जाएंगे, तो एक प्रकार से देखा जाए तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन यानी जैसे फ्लोरा और फौना रहते, तो फ्लोरा बोला जाता है पेड़ पौधों को, जबकि फौना बोला जाता है जीव जंतुओं को। फ्लोरा और फौना दोनों का प्रोटेक्शन किया जाएगा, राइट। ये था। और इसके बाद अभी अगला आर्टिकल ये है, ये देखिएगा कि वोमेन जो प्रीमियर लीग हुआ तो कहाँ हुआ देखिएगा, 14 से 15 मार्च 2025 को जैसे था। और बीसीसीआई के द्वारा जैसे जिसको बोला जाता है बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, यह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, इसकी स्थापना 1928 में हुई थी, राइट। ये है कि जैसे वर्तमान में कुल कितनी महिला टीम शामिल रही, तो 5 टीम शामिल रही। मैच के बारे में देख कितने मैच हुए, 20 सेकंड। और जो फाइनल मैच खेला गया तो देखिएगा ब्रेबोन स्टेडियम मुंबई में खेला गया। अब ये है कि जो विजेता टीम रही तो मुंबई ही रही, जबकि वो विजेता दिल्ली कैपिटल रही। तो देखिएगा 149 रन से जैसे देखे और 7 विकेट से। तो ऑरेंज कप किसे दिया गया है? जिसको बोला था साइबर ब्रंट, ये महिला है साइबर ब्रंट। ऑरेंज कप। पर्पल कप किसको दिया गया है? पर्पल कप के बारे में याद रहे, जो ऑरेंज कप रहता, ऑरेंज कप जो दिया जाता तो रन बनाने वाले को दिया जाता है, जबकि पर्पल कप किसको दिया जाता है? विकेट लेने वाले को। तो कैसे याद रखें कि पता है, जो अरेंजमेंट किया जाता है ना, तो दौड़ के अरेंज किया जाता है, इसीलिए ऑरेंज कप किसको दिया गया है? साइबर ब्रंट को दिया गया, नेटली। और इनका नाम है अमिलिया ये गांव भी है सतना जिला में, राइट। और इसके बाद अगला देखिएगा, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन किस है? ये है अमनजीत कौर बने। ये हमारे ज़्यादा काम के सबसे महंगे खिलाड़ी सिमरन शेख रही कि 1.90 करोड़ गुजरात के रहे, ठीक है। फेयर प्ले पुरस्कार गुजरात जॉइंट्स को दिया गया। बीसीसीआई के जैसे वर्तमान जो स्पीकर हैं एक्स ऑफिशियो, तो उनका नाम क्या है? रोजर बिन्नी। जब ये बीसीसीआई सचिव जिनका नाम है देवजीत। और यह है कि ये हमारे काम का नहीं है। और अगला देखिएगा कि ये इन्वायरमेंट एंड इको सिस्टम से है। तो देखिएगा जैसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड नहीं रहते कि इस बार एमपीपीएससी में, हालांकि उसमें शेरे ही मैंने लगाया था, लेकिन लास्ट में क्लाइमेक्स लगा दिया तो गलत हो गया। देखिएगा कि पिरामिड जो शब्द दिया गया तो किसके द्वारा पहली बार यूज किया गया था? ये 1942 में यूज किया गया था, जिन वैज्ञानिक का नाम है एल्टन। जबकि बायोस्फीयर रिजर्व शब्द किनके द्वारा गढ़ा गया था? इनका नाम है एडवर्ड सुएस। जबकि बायोडाइवर्सिटी शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया है? रेमंड दसमैन। यहाँ देखिएगा कि पारिस्थितिकी साइंस के जो जनक रहे ओडम, और इकोलॉजी के फादर रहे अर्नेस्ट हैकल। पारिस्थितिकी जो सिस्टम है तो इकोसिस्टम है, उसके फादर हैं टांसले 1935।
हॉट स्पॉट की जो संकल्पना है नॉर्मन मेयर के द्वारा, जबकि जैव विविधता शब्द वॉल्टर जी रोजन के द्वारा गढ़ा गया। यही देखिएगा कि भारत के जो पारिस्थितिकी जनक रहे, भारत में इकोसिस्टम के जनक रहे प्रोफेसर आर मिश्र। और भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण प्रोटेक्शन करने के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए, तो भारतीय वन अधिनियम 1927 में आ जाता है, यह देखा जाए आज़ादी के पहले। 1972 में वन जीव अधिनियम आया, 1980 में वन जीव संरक्षण आया, और 1986 में आया पर्यावरण प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको बोला जाता छाता विधान। और जैव विविधता एक्ट जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब आया, 2023 में, 2022 में। लेकिन जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट भी है ना, शायद अगस्त 2023 में आया। और एनजीटी कब आया, एनजीटी के बारे में याद रखिए, एक प्रकार से देखा जाए तो ट्रिब्यूनल है जिसका गठन आर्टिकल नंबर 223 के तहत किया जाता है, राइट। और जैसे ये प्रथम पोषी, द्वितीय पोषी, ये हमारे काम का ज़्यादा नहीं, केवल इतना काम के भारतीय वन्यजीव जो सर्वेक्षण है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, देहरादून में। और पर्यावरण शिक्षा केंद्र का जो हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु में है। भारतीय वन अनुसंधान इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो हेडक्वार्टर है देहरादून उत्तराखंड में। भारतीय प्राणी विज्ञान का जो हेडक्वार्टर है कोलकाता में। भारतीय जो बॉटनिकल सर्वेक्षण है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी है कोलकाता में। और प्लेटफॉर्म एंड टूल इन द जो क्रिएटर इकोनॉमी के बारे में याद रखिएगा कि जैसे फ़ोटो हो गए, वीडियो एडिटिंग वाले गेम ये हो गए, ब्लॉगिंग हो गए, गेमिंग हो गए, म्यूजिक हो गए, लाइव स्ट्रीमिंग हो गए, पॉडकास्टिंग हो गया, सब्सक्रिप्शन सर्विस हो गई, क्रिएटर एजुकेशन हो गया, राइट। तो इनको हमें यूज करना है और अपनी क्षमता को कई गुना और अगला आर्टिकल देखिएगा 19 तारीख का है कि डोंट गेट फ्री स्पीच। ये पता है वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज का नाम भी यहाँ दिया होगा। सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जैसे जब जज रहते तो बोले कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देखा जाए तो हेयरिंग किया गया, और सुप्रीम कोर्ट के हेयरिंग में क्या वर्डिक्ट सुनाया गया है कि देखिएगा कि डोंट गैग फ्री स्पीच, मतलब कि गैग नहीं करना चाहिए, हमें फ्री स्पीच होना चाहिए। एक प्रकार से देखा जाए तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के एक प्रकार से देखा जाए तो अगेंस्ट में काम करता है ये। तो गैग का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से मुंहबंदी या प्रतिबंध लगा देना। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया कि इंडिया में जो डेमोक्रेसी के 4 पिलर होते हैं, उन चार पिलर में से देखा जाए डेमोक्रेसी तो एक तो विधायिका मतलब लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, और 4th नंबर का जो पिलर आता है जिसका नाम है मीडिया। तो जब तक फ्री स्पीच नहीं होगा तो इंडिया में देखा जाए तो फिर लोकतंत्र के खिलाफ है ना ये। और इंडिया में यदि कॉन्स्टिट्यूशन राइट के बारे में देखा जाए तो फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, आर्टिकल नंबर 19 और आर्टिकल नंबर 21 और आर्टिकल नंबर 14, तीनों के खिलाफ है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वर्डिक्ट ये सुनाया गया कि डोंट गेट फ्री स्पीच होना चाहिए, जिसको बोला जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक प्रकार से फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वर्डिक्ट सुनाया गया, राइट। क्योंकि देखिएगा जैसे जब गवर्नमेंट क्या होती है कि सेंसरशिप के माध्यम से गवर्नमेंट क्या करेगी, सेंसरशिप के माध्यम से देखा जाए तो लॉफुल एक्टिविटी को अनलॉफुल बता देती। और हो सकता है कि जैसे जो वर्तमान में जो सत्ताधारी जो गवर्नमेंट है तो विपक्षी सरकार के खिलाफ सेंसरशिप लगा दे, या सरकार के खिलाफ कोई भी मीडिया यदि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में यदि स्पीच एक्सप्रेशन करे उसमें सेंसरशिप लगा दे, तो उससे क्या हो जाएगा, डेमोक्रेसी तक का डिक्लाइन होने लगेगा ना। इसीलिए ये था। और यह तमिल भाषा की हिंदी और संस्कृत से कोई तालमेल नहीं है, तो एक प्रकार से ये एडिटोरियल है। जो राइटर का नाम है अभय कुमार दुबे देखा जाए तो कौन है, अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली में प्रोफेसर हैं। तो एम.के. स्टालिन जैसे हैं। तो वर्तमान में जैसे दक्षिण उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में जो देखा जाए तो प्रकार से फेडरल आपस में जोड़कर मतलब संघवाद के सामने एक प्रकार से झंडा फैलाकर बुलंद कर दिया। पता है क्यों? एक तो देखा जाए तो जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन तो डीएमके के हैं, तो एक तो भाषा का मुद्दा अलग है, परिसीमन का मुद्दा अलग है,
और जनसंख्या वाला मुद्दा अलग है। और वहीं देखा जाए तो अगला मुद्दा कौन सा है, अगला है कि नहीं। तो जब स्टेट गवर्नमेंट को सिक्का जारी करने का अधिकार नहीं है तो क्या है कि एक प्रकार से देखा जाए तो केंद्र, सेंटर और स्टेट के बीच में देखा जाए तो क्या है, कन्फ्लिक्ट के रूप में काम करते हैं इस प्रकार से मुद्दे, जैसे डिलिमिटेशन कमीशन, लैंग्वेज और सिंबल के चेंज करना। तो इनमें देखा जाए तो क्या है, एक प्रकार से देखा जाए तो सियासी दंगा चालू कर देते। सियासत मतलब अच्छा खासा देखा जाए तो सियासी रवैया चालू कर देंगे। और एक ठे आज का जो हमारे सबसे अति महत्वपूर्ण आर्टिकल रहेगा उसमें देखिएगा कि जो BNSS की धारा है, और ये है हमारे जिसको बोला जाता मशीन की दुनिया, नंदीलेस विलय है, ये राइटर का नाम है, कि आखिर आज हम क्यों इतनी जल्दी में रहने लगे हैं। तो उसके पीछे ही बताया गया। एक प्रकार से देखा जाए तो हमारे दिमाग में ना कभी धैर्य नहीं, चाहे बस में देख लें, चाहे ट्रेन में देख लें, चाहे होटल में देख लें, चाहे बात करने में देख लें, चाहे लड़ाई दंगे में देख लें। मतलब जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति के जो धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं, तो धर्म के 10 लक्षण में से पहला लक्षण यही है कि धैर्य। तो हमारे दिमाग में धैर्य नहीं रहेगा, राइट। तो एक प्रकार से देखा जाए बिजनेस टूल के रूप में किया जाने लगा है। तो कभी कभी जल्दबाजी के चक्कर में क्वालिटी भी डिस्टर्ब हो जाती है, वही राइटर के अकॉर्डिंग बताया गया। वर्तमान में देखा जाए जैसे अभी मैं रूम में बैठा, खाना मंगाना जोमेटो कर दो, मुझे रेलवे स्टेशन जाना रैपिडो बुक कर दो, जोमेटो मंगा लो, स्विगी में बुक कर दो, कुछ भी कर दो। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत फास्ट दुनिया चलने लगी है। बुलेट ट्रेन देख लो, बस देख लो, एयरप्लेन देख लो। तो इतनी जल्दी के चक्कर में कि हम लोग क्या है अपना हेल्थ तक भूल जाते हैं। और आज का एक जो ये है मुद्दा कि समरसता पर चोट, तो समरसता आखिरकार देखिएगा कि समरसता क्या होती। ये तो MPPSC के जो मेंस का पेपर है, तो सोशोलॉजी में एक क्वेश्चन है जो कि 7 नंबर और 11 नंबर में पूछा जा सकता। दूसरा ये है कि एक जो देखिएगा कि 50 नंबर का भी पूछा जा सकता, क्योंकि निबंध में है। और यही समरसता के बारे में देखिएगा एक प्रकार से है। तो क्या है समरसता, तो मानसिक समस्या से जुड़ जाती है समरसता मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो जो हार्ट की लैंग्वेज है, इमोशन। तो पहले जैसे थॉट आएंगे, थॉट के ऊपर इमोशन छा जाएंगे। तो जो समरसता का अर्थ होता है कि मतलब भावनात्मक रूप से एक होना चाहिए, भावनात्मक रूप से एक होना चाहिए। अब जब भावनात्मक रूप से हम लोग एक होंगे, भावनात्मक रूप से जब तक हम लोग एक नहीं होंगे तो इसमें इसीलिए से देखिएगा कि इसमें सामाजिक दंगे होने लगते। जैसे मऊगंज जिला के बारे में देखिए जो रीवा में है, चाहे नागपुर की हिंसा हो, चाहे पुलिस और वकील के बारे में हो, चाहे पुलिस और महिला के बारे में हो। तो समाज जो इसमें है कि भावनात्मक लेवल पर सभी को समान माना जाए, ये है समरसता की भावना। और इसी में आ जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस। अब इमोशनल इंटेलिजेंस में आता है, एक तो आता है सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा आता है इमोशनल रेगुलेशन, तीसरा आता है मतलब देखा जाए तो सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मोटिवेशन, एम्पैथी और सिंपैथी। अब जब डेनियल गोल्डमैन की बुक है जिसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस, और पीटर एवं जो सैलोबी का मॉडल है, तो पीटर एवं जो सैलोबी का मॉडल है इमोशनल इंटेलिजेंस में, तो इमोशनल इंटेलिजेंस में जैसे वो बताते कि पहले तो हमें ऑब्जर्व करना अपने इमोशन को, पॉइंट नंबर उसके जो आयाम बताए डायमेंशन। फिर उसमें क्या है कि हमें ये भी चेक करना है कि हो सकता है हम अपने इमोशन को सामने वाले इमोशन को ज्वाइन करना है, उसमें थॉट प्रोसेस से जोड़ करना है। फिर थर्ड वाले में देखा है जाता है। और चौथे नंबर में क्या है कि भावनाओं को कंट्रोल करना, विशेष करके नेगेटिव इमोशन को कंट्रोल करना है, यहाँ करना कॉम्बिनेशन करना, यहाँ क्या विचार प्रक्रिया से जोड़ना है। अब इसमें ये भी जोड़ना है कि मैं भी गलत हो सकता, सामने वाला भी सही हो सकता, तभी हम लोग अपने विचार प्रोसेस में जोड़ पाएंगे सामने वाले की इमोशन को, राइट। तो ये देखिएगा कि सामाजिक समरसता क्या होती है, इसको देखिए कि सामाजिक समरसता क्या है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो सामाजिक रूप से मतलब भावनात्मक रूप से सभी मानवों को के साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए, भावनात्मक एकता होना चाहिए। आखिरकार इसकी आवश्यकता इस बात पर निहित है
कि एक तो देखा जाए सांप्रदायिक दंगे हो जाएंगे, समाज के लेवल पर अलग देख लो, विद्यार्थी में अलग देख लो, शिक्षा में अलग देख लो, महिलाओं के लेवल पर अलग देख लो, पशुओं के लेवल पर अलग देख लो, जीव जंतु पर अलग देख लो, वायु प्रदूषण पर अलग अलग देखिएगा, इसमें एनवायरनमेंट पर अलग देखिए, दोस्तों के साथ रिलेशन अलग है, व्यवसाय में अलग है, प्रशासन में अलग है, वर्क कल्चर अलग है। यहाँ देखा जाए तो वर्तमान में एक बुक का नाम है जिस बुक का नाम है विचार नियम, हैप्पी थॉट बुक का नाम है। मतलब यह है कि जिस प्रकार से जितना कचरा हमारे इन्वायरमेंट में भरा रहता, उतना कचरा हम अपने दिमाग में ले लेते, हमारा दिमाग भी प्रदूषित हो जाता। तो आज जितना भी कचरा इन्वायरमेंट में है वो इन्वायरमेंट में नहीं है, वो हमारे दिमाग में चलने वाले जो थॉट है, हमारे थॉट में कचरा भरा हुआ है। तो ये है सामाजिक समरसता। तो सामाजिक समरसता के लिए आखिरकार इसके प्रभाव कौन कौन से होती है, तो हम सोच ही सकते हैं, जैसे सांप्रदायिक दंगे में, आतंकवादी में, आंतरिक सुरक्षा में। तो जैसे जब यहाँ घटना हुई, जैसे मऊगंज में हुई, तो देखिएगा एक तो होता है कर्फ्यू के बारे में रहता है कि कर्फ्यू लगा दी जाती है, वहाँ किसी प्रकार से व्यक्ति को आना जाना मना रहता, राइट। तो कर्फ्यू में अंतर रहता है कि किसी व्यक्ति को आना जाना मना नहीं होता, जबकि जो BNSS की धारा होती, BNSS की धारा है 163 में जो धारा है, उस धारा के माध्यम से देखिएगा, इसमें है कि यदि 4 लोग या 4 लोग से अधिक किसी भी स्थान पर यदि हैं, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, BNSS की धारा लागू कर दी जाती, राइट। 4 लोगों से अधिक पर लागू होती। अब जैसे ये लागू कर दी जाती तो बोले आखिरकार लागू कौन किया जाता, तो लागूकर्ता का नाम, अथॉरिटी का नाम है पता है, एक तो DM है, दूसरा SDM है, और तीसरे नंबर पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में वही आएंगे जिसको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अथॉराइज किया जाएगा। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में आ जाएंगे पता कौन, वो आ जाएंगे जैसे नायब तहसीलदार, ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में आ जाएंगे। अब यहाँ तक तो हुआ कि मतलब आखिरकार क्या है और कौन इसको अथॉरिटी करेगा। फिर इसके बाद आखिरकार इसकी प्रोसेस क्या है, इसकी प्रोसेस यह है कि क्या होगा कि इसकी प्रोसेस यह है कि लिखित रूप में देखा जाए तो लिखित रूप में SDM या पूरा प्रशासन क्या कर, जो भी इसको अथॉरिटी रहेगी अथॉराइज, तो लिखित रूप में आदेश जारी किया जाएगा। अब क्यों किया जाता, वो इसलिए किया जाता ताकि तत्काल रूप से जहाँ शांति व्यवस्था भंग होने वाली हो वहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखना है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, सांप्रदायिक दंगे होने से रोकना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट लिस्ट का विषय है, इसीलिए पुलिस भी स्टेट लिस्ट का विषय में आती, राइट। तो ये है हाँ ये मुद्दा। और इसके बाद अभी जैसे जब इसमें पैरामिलिट्री रहती तो पैरामिलिट्री के बारे में अलग से सुनिएगा। और अगला ये है कि आखिरकार इसका समय कितना होता है, समय देखिएगा 2 माह से लेकर 6 माह तक हो सकता, लेकिन ये 2 माह जब 6 माह तक होगा तो 6 माह तक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन के माध्यम से समय बढ़ाया जा सकता, राइट। ये था इसके लिए जिसको बोला जाता है कि कर्फ्यू लगा दिए। और कर्फ्यू लगाने के साथ साथ ये रहता कि धारा 144 और वही धारा 144 के बाद क्या है कि धारा 163 लागू कर दी जाती। अब यह है कि इसका दायरा कितना होगा, दायरा किसी विशेष व्यक्ति के, एक व्यक्ति के खिलाफ दायर हो जाएगा ये कर्फ्यू, राइट। किसी विशेष स्थान को लेकर घोषित कर दिया जाएगा, जैसे जम्मू कश्मीर में धारा 163 लगी, या सार्वजनिक स्थल पर शांति व्यवस्था जब भंग होने वाली हो तत्काल कार्यवाही से रहती, ठीक है। लेकिन जो इसकी प्रोसेस इसमें जैसे है कि लिखित में होगा, लिखित के साथ साथ मतलब कि रेशनल रूप से जितने भी फैक्ट होंगे उसमें शामिल होंगे कि हाँ ये कारण था जिसके लिए हम लोग सार्वजनिक स्थानों पर देखा जाए तो शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हम लोग त्वरित कार्रवाई किए थे। और इसमें रहता तथ्यों की स्पष्टता होनी चाहिए कि क्यों लगाए, कैसे लगाए, कौन ऑर्डर देगा, लिखित में रहा, ये बहुत ही स्पष्टता के साथ लागू किया जाता दोस्त, राइट। तो ये था हमारे समरसता का टॉपिक, नागपुर की हिंसा, वही नागपुर का तनाव को लेकर है। हालांकि जब नागपुर का जो तनाव की घटना रही तो यह है कि प्रकाश पर नए परीक्षण से फिर सही साबित हुए आइंस्टीन के बारे में,
तो ये भी हमारे उतना ज़्यादा काम का नहीं है, राइट।